नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। पेमेंट लिंक से पाएं उधारी फटाफट। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नेता नगरी की पहली सुर्खी भारत और चीन से संबंधित है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिव नाटक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अतुल हरि मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है अतुल आपका। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू। राजदीप जी, चीन पर जब हम और आप नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार की देर रात जी, सियासत चल रही है, लगातार अपडेट आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह के दौरे पर पहुंचे और कई टिप्पणीकारों ने कहा कि फाइनली उन्होंने एक क्लियर कट पॉलिटिकल मैसेज दिया। जो चाइना की पेंशन की पॉलिसी है उसको टारगेट किया, जवानों का मनोबल बढ़ाया। इससे पहले कि मैं अतुल के पास अपने सवाल के साथ जाऊं, मैं आपकी पहली रिएक्शन चाहता हूं। पॉलिटिकल सर्कल में इस मूव की क्या खदबदाहट है, किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है इस मैसेज को कोई अपोज नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। जिस तरह का राजनीतिक संदेश प्रधानमंत्री ने आज दिया, देखिए आप जाते हैं बॉर्डर पर और एक तरह से सैनिकों से वहां मिलते हैं, अस्पताल जाते हैं। अब इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? जब आप लीडर हैं तो आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री एक तरह से फ्रंट पर जाकर एक तरह से दिखा रहे हैं कि लीडर ने जो करना चाहिए, नेता ने करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले प्रधानमंत्रियों ने ऐसा नहीं किया है। आज ही मुझे जनरल मलिक बता रहे थे कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था, वाजपेयी जी भी वहां गए थे। जब बांग्लादेश 71 का युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी जी भी इसी तरह से हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने गई थी। तो उस दृष्टि से इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। जो प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह से वो वहां गए, और देखिए लद्दाख जाना, उस हाइट पर जाना, तुरंत 20-25 मिनट की स्पीच देना, ये अपने आप में एक मायने रखता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैसेज अब तक था कि ये मामला डी एस्केलेट हो रहा है, मिलिट्री टू मिलिट्री कमांडर्स के बीच में बात हो रही है, अब साफ है कि उस लेवल पर यह बात नहीं हो सकती चीन के साथ। एक डायरेक्ट मैसेज बेजिंग को जाना पड़ेगा, एक राजनीतिक संदेश जाना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को। यानी 9 महीने पहले मामल्लापुरम में या 5 साल पहले अहमदाबाद में जो मौज हो रही थी, वो दिन अब खत्म हो गए। अब आप डायरेक्ट मैसेजिंग करनी पड़ेगी। आपने संदेश का जिक्र किया अतुल, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। जो राजदीप ने जिन शब्दों का जिक्र किया कि ऐसा लग रहा था कि जो 62 की लड़ाई से लेके और राजीव गांधी के दौरे तक एक ठंडक थी रिश्तों में। फिर राजीव, नरसिम्हा राव, धीमे धीमे बर्फ पिघलनी शुरू हुई। और नरेंद्र मोदी के दौर में, जो कि नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री भी कई बार गए जापान और चाइना, और उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए, और जब एस जयशंकर आए तो लगा कि उसमें और तेजी आएगी। जिस तरीके से ये लोग इनफॉर्मल समिट्स के लिए राजी हुए, और अब बात हो रही है कि एक बहुत क्लियर डिप्लोमेटिक मैसेज दे दिया गया है। आप जिस एकेडमिक सर्कल में हैं उसमें और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस मूव को कैसे देखा जा रहा है? सौरभ जी, थैंक यू। आपको याद होगा कि 2014 के अंत में प्रधानमंत्री जी जापान गए थे और वहां पे उन्होंने दुनिया के देशों को 2 भागों में बांटा था। उन्होंने कहा था कि देयर आर एक्सपेंशनिस्ट पावर्स एंड देन देयर आर डेवलपमेंटल पावर्स। उन्होंने कहा था कि दुनिया में विस्तारवादी ताकतें हैं और विकासवादी ताकतें हैं। वहां से लेकर के आज उन्होंने ये कहा है कि विकासवादी ताकतों का के दिन लग गए हैं, वो दिन उनके दिन खत्म हो गए हैं और अब विकासवादी ताकतों के दिन आ गए हैं। तो विस्तारवाद उस 2014 में उन्होंने चीन को ये कहा था कि आप एक्सपेंशनिस्ट पावर हैं। आज उन्होंने ये कहा है कि आपके दिन लग गए हैं। तो ये जो जर्नी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राजदीप से मैं सहमत हूँ उस लेवल पर कि एक कैटेगोरिकल पॉलिटिकल मैसेज चला गया है कि अब हम वो जो आपके साथ एक टू फोल्ड रिलेशनशिप हमारा रहा करता था कि हम आपको अकोमोडेट भी करेंगे, लेकिन जहां पे हमारे कोर इंटरेस्ट हैं वहां पर हम आपको कन्फ्रंट भी करेंगे। अब वो जो अकोमोडेशन का एलिमेंट है शायद
टेम्परेरीली कुछ वक्त के लिए नीचे चला गया है। तो उस लिहाज से क्लियर पॉलिटिकल मैसेज, डिप्लोमेटिक मैसेज में शायद इसे नहीं कहूंगा, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज क्लियरली चला गया है चीन के पास। अतुल, आपको लगता है कि ये भारत की अकेले की लड़ाई नहीं है? क्योंकि व्हेन वी लुक एट चाइनाज एग्रेशन जी, कि चाइना सिर्फ इंडियन टेरिटरी की तरफ एग्रेसिव हो रहा हो, साउथ चाइना सी के हम पॉलिटिक्स देखें, चाइना का रवैया वियतनाम या दूसरे जो मुल्क हैं उसके इर्द गिर्द उनकी तरफ देखें, रशिया की तरफ देखें, तो ये क्या बहुत ही नेचुरल है उनके पार्ट पे कि वो अब अपने आप को असर्ट करेंगे? और क्या ये मुमकिन है कि हम जापान और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तक एक एंटी चाइना जो बिल्डअप है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाएं? अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली चीज जानने की जरूरत ये है या समझने की जरूरत ये है कि चाइना ने इस वक्त अपने आप को एक 360 डिग्रीज कॉन्फ्लिक्चुअल पावर की तरह इस्टेब्लिश कर लिया है, पोजीशन कर लिया है। आप रीजनली देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इन तीनों इलाकों में सीरियस टेरिटोरियल और मैरिटाइम डिस्प्यूट्स का एक चेन बन चुका है। और इन सभी जगहों पर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर्स रहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं, जापान वहां पर है, साउथ कोरिया वहां पर है, और इस तरफ हम हैं। तो एक 360 डिग्री कॉन्फ्लिक्चुअल एक्टर बन चुका है, और ये ग्लोबल लेवल पर यूएस के साथ जो राइवलरी है ये इसको एक छाता प्रदान करती है, एक छतरी प्रदान करती है। तो संरचनात्मक लेवल पर, स्ट्रक्चरल लेवल पर हम जिसे कहते हैं, एक राइवलरी चल रही है दो ग्रेट पावर्स के बीच में, और उसके अंतर्गत ये रीजनल थिएटर्स अब कंटिन्यूअस एक चेन बना चुके हैं। अच्छा, दो चीजें हैं। लोग अक्सर जब चीन के इस रवैये को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई शी जिनपिंग का एक अथॉरिटेरियन सेंट्रलाइजर होने के नाते, ये एम्बेसडर मेनन ने हमें ये टर्म दिया था कुछ सालों पहले कि दुनिया में अब अथॉरिटेरियन सेंट्रलाइजर्स बढ़ रहे हैं, तो शी जिनपिंग के अथॉरिटेरियन सेंट्रलाइजर होने के नाते अपना पावर कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा अग्रेशन होना फॉरेन पॉलिसी में जरूरी है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये आता है कि भाई इकोनॉमिक डाउनटर्न है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। और आजकल पिछले 3-4 महीनों में एक बात निकल के आई है कि कोरोना वायरस का जो रिस्पॉन्स रहा है सरकार का वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशंस वाजिब हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हम लोग पिछले 20 सालों से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि आज के 15 साल पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, चाइनाज पीसफुल राइज, कि चाइना जो है जब उभरेगा, और उसका उभरना तो तय था, लेकिन जब वो उभरेगा तो वो वेस्टर्न स्टेट्स की तरह नहीं उभरेगा, वेस्टर्न महाशक्तियों की तरह नहीं उभरेगा, वो पीसफुली उभरेगा, और जैसे वो उभरेगा तो वो और देशों को लेकर ऊपर उठेगा। और जब उन्होंने BRI को अपने प्रोजेक्ट किया एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के रूप में, तो उन्होंने वही बात को आगे रखा कि भाई हम एक डेवलपमेंटल ग्रेट पावर। तो हम लोगों ने ना इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा वी टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लाइक ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी डोमेस्टिक कंसोलिडेशन हुआ नहीं है, जब वो होगा तो ये अपना चेहरा दिखाएंगे। ये एक्सपेक्टेड था हमारे लिए। जो चीज हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं थी वो दो चीजें थी, एक तो टाइमिंग और दूसरा मैनर, कि जिस तरह से चाइना ने अपने आप को असर्ट किया है और जिस वक्त किया है, ये दोनों अनएक्सपेक्टेड हैं। वक्त का जो एलिमेंट है उसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये कि दुनिया में मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतने बड़े लेवल पर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न कभी डेवलप नहीं हुआ, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जब दुनिया की सारी सरकारें एक पैंडेमिक को लेकर के अपने रिसोर्सेज और पॉलिटिकल एनर्जीज को लेकर के कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, तब आपने ऐसा कुछ कर दिया है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉन्ट्रिशन, कि आपने कोई गलती जानबूझ के नहीं की है, लेकिन आपके देश में कुछ ऐसा हुआ जिससे दुनिया भर को भुगतना पड़ा है। उसको लेकर के देश की कई राजधानियों, मतलब दुनिया की कई राजधानियों में एक ये था कि चाइना एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, लोगों देशों को ये कहेगा कि भाई हमने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन हमारा एक रोल इसमें रहा है और उसका संज्ञान हम लेते हैं।
दूर दूर तक उस एलिमेंट का इम्प्रेशन आपको पॉलिसी में नहीं दिखता है, बल्कि जो दिखता ये है वो अग्रेशन है हर तरह, हर एक फ्रंट पे। तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा। जो दूसरी चीज, और इसमें मैं इस बात को खत्म करूंगा, जो दूसरी चीज रही वो ये है कि इतना अग्रेसिवली और साइमल्टेनियसली अग्रेसिव रहे हैं ये इतने सारे फ्रंट्स पे और सभी जगह पे। आप साउथ चाइना सी को देख लीजिए, आप ताइवान को देख लीजिए, आप हांगकांग को देख लीजिए, सभी जगह पर। और हमारे साथ तो जो हुआ है वो हुआ ही है, तिब्बत के मसले पर भी बिल्कुल। और एक यूनिलैटरल अग्रेसिव असर्शन है और बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि हम एक तरफा पोजीशन ले रहे हैं और हम आपको आप जब तक हमें पुश बैक नहीं करेंगे तब तक हम अपने एक वी कॉल इट रनिंग राइट, हम बढ़ते चले जा रहे हैं। फाइनली जो आपका एक सवाल था कि क्या किसी तरह का एक एनसर्कलमेंट, कंटेनमेंट इस तरह का किया जा सकता है। क्वाड नाम की एक चीज है जिसके बारे में आप पहले भी शो कर चुके हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और हम साथ में आकर के इंडिया थोड़ा सा हेजिटेंट रहा है पिछले कुछ सालों में, लेकिन शायद अब वो उस तरफ जाए। प्रॉब्लम कंटेनमेंट की ये है कि इस वक्त डोमेस्टिकली जो डेमोक्रेसीज हमेशा ही थोड़ा सा फैक्शन रिडन रहती हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के, तो वो अक्सर सामने आ जाता है, वो एक इम्पेडिमेंट की तरह काम करता है, एक रोड़े की तरह काम करता है एक कंसोलिडेशन को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि जब इतने सारे अग्रेशंस एक साथ हो रहे हैं तो ये चार देश तो बिल्कुल अलार्म्ड हैं। अब इन्होंने अगर इंग्लैंड को भी थोड़ा सा पुश बैक किया है, यूके को पुश बैक किया है, फ्रांस को थोड़ा सा इन्होंने राइल कर दिया, थोड़ा सा देव ड्रब देम द रॉन्ग वे। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक काउंटर की बन रही है, और कैसे उसका क्या होगा ये देखना बाकी है। राजदीप, मुझे ये बताइए, आप इतने दशकों से पावर कॉरिडोर्स में आपका दखल है, जर्नलिज्म की वजह से आप अलग अलग सेक्शन से बात करते हैं। पिछले 1-2 हफ्ते में दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, कंसेंसस के लेवल पे, परसेप्शन के लेवल पर और कम्युनिकेशन के लेवल पर, चाहे वो चाइनीज एप्स पे बैन लगाना हो, चाहे 5G टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट के अलग अलग टेंडर्स को लेकर हो, रेलवे के टेंडर्स को लेकर हो। 2-3 बातें। पहले तो आप ये मत कहिए आज की तारीख में कि पावर कॉरिडोर्स में आपकी पकड़ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहना चाहती है कि किसी पत्रकार को कुछ नहीं मालूम है क्या हो रहा है पावर कॉरिडोर्स में। मैंने पकड़ नहीं कहा, मैंने कहा आना जाना है, कम्युनिकेट विद दोस्त। आना जाना हो या जो भी हो, नरेंद्र मोदी की सरकार, मुझे लगता है वो पत्रकारों को जितना दूर रखे उतना उनको पसंद है। नीड टू नो बेसिस पर जितनी जानकारी देनी है वही वहां तक सीमित करते हैं, और जितनी, मैं कुछ लोग कहेंगे प्रोपेगेंडा, बिल्कुल मुझे लगता है वो मीडिया को प्रोपेगेंडा की तरह देखती है। राजदीप हो सकता है उनके पत्रकारों के साथ अनुभव अच्छे ना रहे हो पहले, मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी ये है क्या है, मैंने फर्क मत बताता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार में मीडिया ने एक तरह से प्राइम टाइम पर अपना कंट्रोल कर दिया था। यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने, खास करके जब अन्ना हजारे का एजिटेशन हुआ था, तब मीडिया एक तरह से देश का एजेंडा सेट कर रही थी और सरकार पीछे हट गई। मुझे अभी भी याद है जब बाबा रामदेव आए थे, आपको मालूम होगा, एयरपोर्ट पर, तब 3 मंत्री उनको मिलने गए, क्योंकि एक उनको डर था कि मीडिया क्या कहेगा, यानी मीडिया से डर था। अब जो सरकार है वो मीडिया को अपनी जगह दिखा रही है। उस सिलसिले में मैं कह रहा हूं कि उस तरह का एक मीडिया को एक प्रोपेगेंडा वेपन की तरह सरकार देखती है, खास करके ऐसे समय में जब चीन को एक तरह से आप चीन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इकोनॉमी पर लड़ रहे हैं, कोरोना पर लड़ रहे हैं। मुझे तो डर है कि हम बार बार कहते हैं चीन 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, या पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चीन एक 2 फ्रंट वॉर करेगा। हमारे सामने एक 3 फ्रंट वॉर आज है। कोरोना की लड़ाई अभी भी जिंदा है, कोरोना, इकोनॉमी एंड चाइना, तीनों की लड़ाई है। लेकिन इसमें मुझे लगता है जो मैसेजिंग सरकार देना चाहती है कि हम उन पिछली सरकारों की तरह नहीं है, हम एक ऐसी सरकार है जो चीन को भी टक्कर दे सकते हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन और ऑप्टिक्स। देखिए, परसेप्शन और ऑप्टिक्स में आपने जो 60 ये जो एप्स बैन किए, आप एक परसेप्शन लोगों में, जैसे रविशंकर प्रसाद ने कहा, डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं,
यानी एक परसेप्शन बना, देखिए हम चीन को एक तरह से टकराव, चीन के सामने टक्कर देंगे। और इसके लिए एक कारण है, मुझे लगता है एक ऐसा व्यक्ति है जो इस सरकार पर उनका एक भूत जिसे कहिए, उनका साया कहिए, सरकार पर मंडराता, वो है जिस यूनिवर्सिटी से आप आते हैं उनका नाम जवाहरलाल नेहरू। वो चाहते हैं कि हम दिखाएं कि जिस तरह से 62 में एक हमने एक नैरेटिव बनाई है कि नेहरू जी बिल्कुल फेल हुए चीन के सामने और बिल्कुल कमजोर नेता निकले। अब मोदी जी और ये सरकार दिखाना चाहते हैं कि हम चीन उस तरह के नेहरू जैसे नहीं है, हम एक ऐसी सरकार है जो चीन से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। राजदीप, आप कह रहे हैं नैरेटिव बनाई है, ये तो सत्य है ना, इसमें नैरेटिव क्या है? नहीं, नैरेटिव तो ये देखिए, आपने एप्स को बैन किया, ये सच्चाई है। आपने नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि 62 में मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड थे और हमें नेहरू को जिस तरीके की डिसाइसिव, चाहे वो आर्मी को सपोर्ट वाली बात हो, तो आपने बिना किसी फील्ड एक्सपीरियंस के ईस्टर्न थिएटर में भेज दिया था और वो छुट्टी लेके चले आए थे, जो छीछा लेकर हुई। तो नेहरू की बहुत उपलब्धियां हैं, लेकिन नेहरू की जो सोच रहा है उसमें एक 62 की लड़ाई तो मैंने कहा ये नैरेटिव है, ये सच्चाई है। नैरेटिव यानी स्टोरी है, ये एक स्टोरी है, ये जो स्टोरी लाइन है ये सच है। ये नेहरू की हिमालयन ब्लंडर जिसे कहते हैं, ये हिमालयन ब्लंडर था। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप चाहते हैं कि हम एक नया भारत, ये न्यू इंडिया का नैरेटिव है, ये नया भारत है, ये 2020 का भारत है, 1962 का नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है, जैसे अतुल ने कहा, चीन जो है वो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से आया हुआ है। वो जो वन बेल्ट वन रोड करके आपको एनसर्कल भले कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान, नेपाल में भी दखल है, श्रीलंका में दखल है, साउथ चाइना में दखल है, आप उसका कॉम्बैट कैसे कर पाएंगे? आज जो प्रधानमंत्री ने बातें की वो बड़ी अच्छी है, अपनी जगह बड़ी, कृष्ण का भी उदाहरण जिस तरह से दिया बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि चीन वहां गलवान वैली तक पहुंच गया है, स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर चीन की एक तरह से वहां एक जमावड़ा तो है। अब क्या होगा? वही होता है चीन के साथ कि चीन तैयार हो जाएगा, एक कदम पीछे हटेगा, लेकिन जानिए 2 कदम आगे आया था। 2 कदम जब आप आगे आते हैं तो आप तैयार होते हैं 1 कदम पीछे हटने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि केवल इन सब बैन्स के साथ, अग्रसर भाषा के साथ, क्या चीन को वाकई आप कमजोर कर पाएंगे? क्योंकि चीन का ऑब्जेक्टिव है, चीन एक बड़ा 21st सेंचुरी का सुपर पावर बनना चाहता है, ये आप जानिए। और जॉर्ज फर्नांडिस ने कई सालों पहले सही कहा था, चाइना इज योर एनिमी नंबर 1, वो दुश्मन नंबर 1 है। हम पिछले 5 साल पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे और असली लड़ाई चीन के साथ होनी चाहिए थी, पर चीन के साथ अहमदाबाद, मामल्लापुरम में हम मौज मना रहे थे। अब समय आ गया है कि हमें उसे बदलना है। राजदीप जी जब आप ये कहते हैं, भाषण बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये बार बार कहते हैं कि हम अहमदाबाद और मामल्लापुरम में मौज मना रहे थे, तो 2 वे डिप्लोमेसी ये भी तो हो सकती है कि एक तरफ हम उनको लगातार इंगेज रखें, दूसरी तरफ अपनी तैयारी रखें। ये जरूरी तो नहीं कि सारी लड़ाइयां तलवार निकाल कर ही लड़ी जाए, बिल्कुल लड़ी जाएंगी इंगेज रख के भी सर। लेकिन 2015 में, 2017 में और अब 2020 में, तीनों दफा, लास्ट टाइम 2017 में डोकलाम में चीन ने हमको धोखा दिया है, दगा दिया है। पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है डोकलाम के बाद, शशि थरूर उस स्टैंडिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाया कि हमें चीन से सतर्क रहना है। अब जब आपको कहा गया है, बार बार वार्निंग दी गई है, तो ये सतर्कता कहां थी? आप डिप्लोमेसी जरूर करिए, लेकिन जब आप डिप्लोमेसी करते हैं तो आपको जानकर करनी चाहिए कि चीन एक ऐसा देश है जिसके साथ आपका टकराव होना ही होना है। आपको मैनेज करना है, यू हैव टू मैनेज चाइना, दैट इज माय बिलीव। यू कैन नॉट बियॉन्ड द पॉइंट। आप चाइना को एक तरह से कन्फ्रंट करने के बजाय चाइना को मैनेज करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। राजदीप जी मेरा ओरिजिनल सवाल कहीं पीछे रह गया। मेरा ओरिजिनल सवाल ये था, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में चीन के संदर्भ में जो एक्टिविटीज, चाहे आप रक्षा उत्पादों में तेजी हो, राजनाथ सिंह रशिया गए, सुखोई और मिग को लेके जिस तरीके की खरीद तेजी से हुई जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेवल पे जो एक्टिविटीज हुई है कि हम एमएसएमई में भी चाइना के इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे,
हम 5G में भी, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल मूव है कि एक लॉन्ग टर्म में, सिर्फ ऑप्टिक्स रिलेटेड नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में वी विल इंश्योर दिस कि जो चाइना की फाइनेंशियल एक उनको मार्केट उपलब्ध होता था और वो हर चीज में दाखिल हो गए थे, एंड नाउ द रियलिटी इज वी आर बैडली डिपेंडेंट ऑन चाइना मैन्युफैक्चरिंग से लेके बहुत सारी चीजों पे। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक हो, चाइना के साथ एक असमंजस की स्थिति है। एक ग्रुप है जो चाहता है कि अग्रेसिव रहे, लेकिन अग्रेसिव का मतलब क्या है? आर वी रेडी फॉर अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना? क्या वाकई? मुझे लगता है हम कोअर्सिव डिप्लोमेसी करना चाहते हैं। चीन भी उसी तरह से कर रहा है कि किस तरह से हम एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहां टकराव हो लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्लिक्ट में हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक मुझे नहीं लगता मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चाहता है। हम चाहते हैं कि कम से कम दुनिया जाने और चीन जाने कि भारत अपनी जगह बरकरार है, ये 1962 का भारत नहीं है। ये मैसेज मुझे लगता है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखना चाहता है। अतुल, मैं एक स्पेसिफिक चीज पे सबसे पहले आपका रिमार्क चाहूंगा बिफोर आई आस्क मोर क्वेश्चंस। जब 15 जून को कन्फ्लिक्ट हुआ तो पहले सोर्सेस के हवाले से खबरें आई, फिर मिलिट्री ने कबूल किया कि इतने जवान शहीद हुए, लेकिन चाइना के लेवल पे हमें बड़ी सीक्रेसी नजर आई। चाइना बाद में कहने लगा कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नंबर नहीं दे रहे। फिर चाइना की सोशल मीडिया में जो एंटी इंडिया कमेंट्स थे उनको भी सेंसर किया गया। तो उनकी रिएक्शन देख के क्या लगा आप लोगों को कि मतलब दे डोंट वांट टू एस्केलेट, या ये कह के वो एक किस्म का प्रेशर इंडिया पे बना रहे हैं कि ओके जो हो गया वो हो गया, इसको अब और ना बढ़ाएं? एग्जैक्टली था क्या चाइना के एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज उनकी अपनी जनता को? उनकी अपनी जनता को क्या मैसेज है, ये तो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम इतना क्लोज्ड है और चाइना वॉचर्स ज्यादा बारीकी से आपको बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय थी कि एक क्लियर ऑब्जेक्टिव जो उनका था, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, वो राजदीप ने भी उसका जिक्र किया कि 2 स्टेप फॉरवर्ड्स, तो वो चले गए हैं। और अब वो जो 2 स्टेप फॉरवर्ड्स चले गए हैं, तो अगर आप उनको पुशबैक भी करेंगे तो वो सिर्फ 1 स्टेप बैकवर्ड ही जाएंगे। सो दैट दे हैव अचीव्ड, और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसी पे अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। राजदीप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का इस्तेमाल किया, मैनेजमेंट। हमारे दोनों ही रिलेशनशिप्स जो हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ में, ये मैनेजमेंट के रिलेशनशिप्स हैं, रेजोल्यूशन के रिलेशनशिप्स नहीं हैं। क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए जिस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और जिस तरह की पॉलिटिकल विल चाहिए, वो शायद किसी वजह से नहीं है हमारे पास। लेकिन मैनेजमेंट आपका लार्जर ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 2 फोल्ड हैं, 2 हैं, और उनपे हमें बिल्कुल उनसे हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए। पहला है कि स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो। क्राइसिस के पहले जो स्थिति जमीन पर दोनों सेनाओं की थी वो होनी चाहिए, चाहे वो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के जोन की हो, चाहे गलवान वैली की हो, चाहे देवसान की हो, चाहे जो दौलत बेग ओल्डी रोड है उस पे अपने आवागमन की, वो सारी चीजें, पूरा स्टेटस को अप्रैल से पहले का होना चाहिए। एब्सोल्युटली, फर्स्ट थिंग, मतलब उस पे that objective should not be lost sight of। आप उसको नॉन नेगोशिएबल है वो। एब्सोल्युटली, और वो हमें उस पे क्लैरिटी होनी जरूरी है। उसके लिए आपको जो करना है वो आप करें, और उस पे हम बाद में आ सकते हैं कुछ देर बाद। जो दूसरा चीज है, ये एक बार सिक्योर हो जाता है तो दूसरी चीज जो है वो चाइना के साथ जो LAC को लेकर के एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसमें दोनों ही गवर्नमेंट्स को ये एंजॉइन किया जाता है कि वो जहां पर परसेप्शन का क्लैश है LAC पर, उसको क्लैरिफाई करें। वो परसेप्शन के क्लैश को क्लैरिफाई करने के बाद LAC का जब रैशनलाइजेशन होगा, क्लैरिफिकेशन होगी, तो आइंदा ये जो जिसे हम क्लैश कहते हैं, लेकिन जो चाइनीज एग्रेशन है, इसको हम डिप्लोमेटिकली काफी पोटेंट तरीके से काउंटर कर सकते हैं। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी LAC की क्लैरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर उस पे छेड़छाड़ होती रहेगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनसिक्योर रहेगा, जो हमारे लिए ठीक नहीं है।
तो इन दो लिहाजों, इन दोनों गोल्स को ध्यान में रखते हुए अगेन जो पहले बात उठी थी उसको लेकर के मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स में जो मैसेजिंग चल रही है उसको लेकर के, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी। तो दो चीजें हैं, एक तो ये जो तीनों एक्शंस आपने लिए हैं, स्पेशली डोमेस्टिक फील्ड में जो आपने एक्शंस लिए हैं, एप्स की बैनिंग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज एलिमेंट्स का एक्सक्लूजन है, सर्विस ट्रांसपोर्ट, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। एक जो हमारी सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए या फिर ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन ट्रेजेडी कह लीजिए, वो ये है कि हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स हैं, उनमें अब डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स का इतना बड़ा स्टेक हो गया है कि अब वो इम्पेडिमेंट की तरह, वो रोड़े की तरह आने लगा है। आज की तारीख में आपने जो स्ट्रैटेजी, जो पोजीशन पाकिस्तान को लेकर के अपनाया था कि भाई उन्होंने ईंट फेंकी तो हमने पत्थर से जवाब दिया, और वो तुरंत जवाब दिया, घर में घुस के मारेंगे वाला जो सिद्धांत था, वो आप चाइना के साथ नहीं कर सकते ना। जमीन आप ही की है, जम्मू एंड कश्मीर इज सॉवरेन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आपके पास दो मापदंड कैसे हो गए कि पाकिस्तान जब टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है तो हम एक तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, जब चाइना करता है तो हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब ये हुआ इसलिए है, अब इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सामने, डोमेस्टिक पब्लिक सेंटिमेंट में सामने आ गया है। अब जनता कह रही है कि भाई आप जवाब दीजिए। आप उस तरह का जवाब दे नहीं सकते हैं चाइना को जो आप पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो मुझे लगता है सरकार ने एक चीज उस सेंटिमेंट को मैनेज करने के लिहाज से ठीक किया है, वो ये कि लद्दाख में जाकर के डिजिटल स्ट्राइक्स की बात करके, एप्स को बैन करके, टिकटॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था उसमें, उस एंगर को डिफ्यूज किया है। वो जो एनर्जी थी इस बदले की भावना को के पीछे, उस एनर्जी को डिसिपेट किया है, डिफ्यूज किया है, और अपने लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया है। क्योंकि ये जो स्टेटस को एंटे के रेस्टोरेशन की बात है, ये कुछ महीने जाएंगे अगर हम, इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। 3 कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है, एब्सोल्युटली हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन जी मेरा आप दोनों लोगों से है। राजदीप जी, अभी भी वो जो पॉलिटिकल सिर्फ अव्वल है, कांग्रेस सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं, आप गद्दार हैं, 62 याद करो। फिर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपने ये क्लेम किया था। तो ये रस्साकशी ऐसी ही चलती रहेगी। गॉन आर दोज डेज जब इस तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस के खिलाफ हम यूनाइटेड खड़े होते थे। जैसे महाभारत में एक बड़ा सुंदर वाक्य है, वयम पंचाधिशतकम, कि बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, कौरवों पांडवों का आपस का झगड़ा है इसके बावजूद। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश की जो पॉलिटिक्स है वो होती रहे, लेकिन ये जो इस तरीके के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं उसमें संसद में चर्चा हो, ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा हो, कोई किसी को विलेन बनाकर पेश करने की कोशिश न करे। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, क्या हम अपने नेताओं से इस किस्म की पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं? देखिए, अगर आप हमारे पूरे पॉलिटिकल क्लास को देखें तो मुझे लगता है राहुल गांधी को छोड़कर बहुत कम ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चीन पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। फिर वो मायावती हो, शरद पवार को मैंने इसी हफ्ते इंटरव्यू किया, उन्होंने एक तरह से सबने कहा है कि इस मुद्दे पर हमने पॉलिटिकल बहस नहीं करनी चाहिए, हम सेना के साथ हैं, ये समय नहीं है पॉलिटिकल बहस के लिए। तो मैं नहीं समझता कि पूरा पॉलिटिकल क्लास जो है वो एक तरह से बिखर गया है। ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं, ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरने के फेवर में नहीं है। तो कांग्रेस किस पॉलिसी के तहत चल रही है? राहुल गांधी पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा क्या? राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द शायद जिस तरह की राजनीति हो रही है, उन्होंने कहा कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। मैं हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरूंगा। मैं एक कहूंगा, इसमें राहुल गांधी का सवाल पूछना कि क्या चीन वाकई भारतीय टेरिटरी में आया हुआ है, क्या इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है, ये सवाल पूछना वाजिब है। जिस तरह से वाजपेयी जी ने 1962 में जवाहरलाल नेहरू को पार्लियामेंट में पूछा था, आज राहुल गांधी ट्विटर पर पूछ रहे हैं। सवाल पूछने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए,
मुझे लगता है सवाल पूछते पूछते ऐसी नौबत ना आए जहां ये एक तू मैं में जिस तरह से बन जाता है कि हर बात पर एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। और टीवी ने इस पर एक टीवी का भी रोल है, जिस तरह से टीवी लोगों को आमने सामने लाता है स्पोक्स पर्सन को, ये गलत संदेश भेजता है। मुझे लगता है 1962 में टेलीविजन तो नहीं था इस तरह का प्राइवेट टीवी के आने से हर इशू को ब्लैक एंड व्हाइट बनाया गया है। जैसे अतुल ने कहा, एलएसी जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उस पर और कई मीटिंग्स होनी पड़ेगी और असली मुद्दा तभी सुलझेगा जब एलएसी पूरी तरह से डिलिनेट होगी। अब वो कब होगी, किसके इंटरेस्ट में, ये और बातें हैं। लेकिन राजनेताओं ने, आपने एक वर्ड यूज किया, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। मुझे लगता है आप जरूर सवाल पूछिए, लेकिन पर्सनल बैटल मत बनाइए। एक पर्सनल बैटल जब बन जाता है, जिस तरह से पर्सनालिटी हर चीज पर, अगर हम नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में रखेंगे तो मुझे लगता है गलत होगा। हमने हर चीज को सोच समझकर ऐसी स्थिति को, सेंसिटिव राष्ट्रीय मुद्दों पर, सिक्योरिटी के मुद्दों पर थोड़े सेंसिटिविटी से आगे बढ़ना पड़ेगा। दो चीजें हैं, जवाब दे रहे थे। एक तो ये कि चूंकि हर मुद्दा अब प्रवक्ताओं के बीच महफिल लूटने, एक सटीक जुमला मार दिया, एक हमने एक फनी कमेंट कर दिया, ये मीम बन गया, वायरल हो गया, पूरी पॉलिटिकल डिबेट सर मैं के रह गई। एंड यू आर वेरी राइट कि इसमें सबसे ज्यादा जो टीवी है वो एक बड़ा कल्प्रिट, टीवी एंड सोशल मीडिया। मैं आपकी छोटी बात कहना चाहता हूँ। जी। मैंने 3 दिन पहले संबित पात्रा को इंटरव्यू किया कश्मीर के एक मुद्दे पर। पहले 10 ट्रेंड जो ट्विटर में थे, उसमें 3 या 4 ट्रेंड उस डिबेट को लेकर थे या उस क्वेश्चन आंसर को लेकर हुए थे। उसके एक दिन बाद मैंने दुनिया के नंबर 1 जाने माने पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड नबारो को कोरोना पे इंटरव्यू किया। वो ट्रेंड नहीं होगा, डॉक्टर पात्रा होंगे, पवन खेड़ा होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से आज के आप कहिए WWF रेसलर बन गए हैं, एक दूसरे के आमने सामने, एक ड्रामा बन गया है। अब भारत चीन जैसे संवेदनशील मसले को हम WWF ना बनाए, वो अच्छा होगा। चलिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि लोग टीवी के बजाय नेता नगरी और लल्लन टॉप जैसे सेंसिबल चैनल देखें। अब जो भी आप कहें। अतुल, सी राजा मोहन कह रहे हैं, दिस इज द टाइम व्हेन वी डिसाइसिवली शिफ्ट टुवर्ड्स यूएस, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना। प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं कि इस तरीके के आपको डिसाइसिव शिफ्ट की और लेबलिंग की जरूरत नहीं है, केस टू केस बेसिस पे आप अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट करें जिसमें नेशनल इंटरेस्ट पहले नंबर पर हो। और तीसरी थ्योरी ये आ रही है कि आप अमेरिका की तरफ ज्यादा खिसकने लगे थे, और जो आपका पुराना एलाय है, वो एलाय जिसने 71 के वॉर में आपकी मदद की, वो एलाय जिसने जब यूएन में कश्मीर का रेजोल्यूशन आया था 57 में, तब आपकी मदद की, ऐसे कई मौकों पे जो रशिया आपके साथ खड़ा रहा, उसको ये चीज खटक रही थी कि आपका अमेरिका प्रेम बहुत उबल कर सामने आ रहा है। तो उसने भी थोड़ा पावर बैलेंस के लिए कि अच्छा ठीक है, फिर चाइना की आपको गुड़की मिलेगी तो आपको समझ में आएगा। और आप देखिए, इसीलिए इंडिया पहले रशिया के पास गया हथियारों के लिए, अमेरिका के पास या फ्रांस के पास नहीं गया। तो ये 2-3 थ्योरीज प्रोपेगेट की जा रही हैं। आई वॉन्ट योर टेक ऑन दिस। Okay, so again, all of those are very important insights. एक जो खेमा है जो ये कहता है कि हमें बहुत ही एक्सप्लिसिटली अलायंस यूएस के साथ कर लेना चाहिए, मैं उसको लेकर के मेरे कुछ रिजर्वेशंस रहे हैं हमेशा से, और वो ये हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे ही अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट्स का परफेक्ट ओवरलैप नहीं है। एक रीजनल लेवल पर पार्शियल ओवरलैप है, और मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एपिसोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, जहां पे जरूरत हो वहां पर स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोऑर्डिनेशन करके के एपिसोडिक लेवल पर अगर रिलेशनशिप को रखा जाए तो वो ठीक है। क्वाड जैसे फॉर एग्जांपल, वहां पर अगर आप अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं तो अच्छा है। तो मेरी पोजीशन जो आपने दूसरे कमेंटेटर का जिक्र किया उनसे मिलती जुलती है, जो थोड़ी सी लिबरल इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। You use the much abused word in the era of internet nationalism. Use the word liberal. साहब ऐसा है कि लिबरलिज्म जो है, जब तक दुनिया में आधुनिकता रहेगी तब तक लिबरलिज्म रहेगा। अब वो आप उसको गालियां दे दें चाहे जो कर लें।
जो तीसरी बात है रशिया की बात है, तो तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जब रशिया हमारे लिए जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो तीनों गायब हो गए। ये रशिया है, सोवियत यूनियन नहीं है। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के एक कन्वर्जेंस हुआ करता था, वो नहीं है। और रशिया की अपनी वीकनिंग इतनी जबरदस्त, इतनी ड्रामेटिक हुई है कि रशिया अब उस तरह से हमारे लिए इट्स नॉट अ ग्रेट पावर, अब वो महाशक्ति नहीं है। मिलिटरीली कहीं कहीं वो अपने आप को अग्रेसिवली प्रेजेंट कर सकता है, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल सेड एंड डन, अगर आपको पहली चीज तो आपको चीन के साथ अपने रिश्ते को मैनेज करने के लिए किसी भी महाशक्ति के साथ अलायंस की जरूरत नहीं है। अगर कोई महाशक्ति है जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा क्लोजली काम करके, अपने टर्म्स पे काम करके इसको मैनेज करना है, तो वो यूएस है। और उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव बन चुकी है, और वो बायपार्टिजन उसका सपोर्ट यूएस में भी है, और मुझे लगता है कि उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यस, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन ऑन एन एपिसोडिक बेसिस यस, अलायंस नो, नॉट अ गुड आइडिया। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अतुल हरि मिश्रा, आप जुड़े, इस पूरी बातचीत को आपने समृद्ध किया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजदीप जी, बढ़ते हैं अपनी दूसरी सुर्खी की तरफ। भारत और दो वरिष्ठ पत्रकार हमारा इंतजार कर रहे हैं उस पर चर्चा के लिए। जी 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 जी, थैंक यू।